बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहबज़ादा मुश्ताक अहमद। आपके अपने प्रोग्राम कानून के मुताबिक में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हमारा बड़ा ख़ूबसूरत टॉपिक है निकाह। निकाह एक ख़ूबसूरत बंधन है, मियाँ बीवी का एक अक़्द है और अहादीस मुबारका में है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकाह करो, निकाह से बुरी निगाह से और बुरे कामों से इंसान बचता है। निकाह बड़ा ख़ूबसूरत आपस में रिलेशनशिप है। मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। नाज़रीन, यह आपने अक्सर सुना होगा। इसी टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे और इस पे जामे गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है माहिर कानून जनाब मोहतरमा सदफ़ जमील एडवोकेट साहिबा को कि वो इस मौजू पर सरासल गुफ्तगू करेंगी और आम बात आवाम तक पहुँचाएँगी, ताकि सहल अंदाज में सहल बात हम आपको पहुँचाएँ, आपका फ़ायदा हो और हमें कानून के मुताबिक कानून का पता चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैडम हमें ये बताएं कि निकाह नामा होता क्या है? हमें इसी चीज़ का नहीं पता। दरअसल निकाह नामा जो है ये फैमिली रूल्स हैं, फैमिली वेस्ट कोर्ट ऑर्डिनेंस 1961 का कानून है, जिसमें निकाह नामा जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। प्रॉपर जो निकाह नामे की आम तौर पे आप शक्ल देखते हैं शादियों पे, जी। वो सारा उसमें फॉर्म प्रिंट हुआ हुआ है। और ये कानून किसके पास होगा, निकाह रजिस्टर जो है वो किसके पास होगा, निकाह कहाँ रजिस्टर्ड होगा, इसकी 4 कापियाँ हैं, किस किस के पास जाएंगी, ये सारा कानून इस कानून में मिलता है। तो ये 4 कापियों को आप बताएं कि ये 4 कापियाँ, एक तो निकाह नामा जब पढ़ाते हैं उनके पास होती है, एक रजिस्टर्ड वाले के पास, 2 कापियाँ फिर और किसके पास? 2 कापियाँ जो हैं एक दूल्हे के पास होती हैं और एक दुल्हन के पास होती है। जी। एक निकाह खान के पास होती है और एक मुतलका यूनियन कौंसिल में सबमिट होती है। जिस यूनियन कौंसिल में निकाह रजिस्टर्ड हो रहा है, जहाँ से निकाह का रजिस्टर आया है, हर हल्के की एक यूनियन कौंसिल है, वो वहाँ के हिसाब से उस यूनियन कौंसिल के पास सबमिट होगा, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर निकाह हो जाए, ऐसे पढ़ा दिया जाए, रजिस्टर्ड ना कराया जाए, तो उसका क्या मसला हो सकता है? उसमें कबाहत है? नहीं, उसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि अगर ज़ुबानी निकाह पढ़ाया जाता है तो हमारी हायर कोर्ट की जजमेंट है कि वो एक वैलिड निकाह है। क्योंकि निकाह जब भी पढ़ाया जाएगा 2 गवाहों की मौजूदगी में पढ़ाया जाएगा, आकिल बालिग मेल मर्द, तो उनकी जो गवाही है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट की भी यही रिक्वायरमेंट है कि 2 गवाह होने चाहिए। 2 गवाहों की मौजूदगी में अगर ज़ुबानी निकाह पढ़ाया जाता है तो उसी तरह वैलिड है जैसे एक रिटन निकाह जो है, निकाह नामा, वो वैलिड है। उसमें कानूनी कोई कबाहत नहीं है? उसमें कोई कानूनी कबाहत नहीं। अगर कभी कोई इस किस्म का फैसला, कोई चीज़ आती भी है, कोई मसला आता है कि ये निकाह वैलिड है या नहीं, तो इसका इख्तियार सिर्फ फैमिली कोर्ट के पास है, किसी यूनियन कौंसिल के पास नहीं है, किसी जिरगे के पास नहीं है, कहीं किसी पंचायत के पास ये इख्तियार नहीं है। ये सिर्फ फैमिली कोर्ट जो है, जो मुतलका फैमिली कोर्ट है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो उसका फैसला करे कि ये निकाह वैलिड है या नहीं है। यूनियन कौंसिल इस मामले में बिल्कुल बाख्तियार नहीं जी। बहुत अच्छे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि निकाह नामे के कॉलम कितने होते हैं? निकाह नामे के टोटल 26 कॉलम हैं। ठीक है, 26 कॉलम हैं, जिसमें से 1 से लेके 12 तक जो कॉलम है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है, बुनियादी चीज़ें उसमें, बुनियादी चीज़ें, जिसमें ये बताया जाता है कि दुल्हन का नाम क्या है, उसकी उम्र कितनी है, आईडी कार्ड नंबर क्या है, दूल्हा का यही होता है। और इस तरह अगर दुल्हन जो है वो कम उम्र है, उसने अपना कोई वकील मुकर्रर किया है तो उसके कवायद, दूल्हे की तरफ से कोई वकील है तो उसके कवायद, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल्ड शादी गवाहों की होती हैं, दस्तखत किस तारीख को। अच्छा, गवाहों के दस्तखत जो होते हैं वो किसी कॉलम में नहीं आते। ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि निकाह जो है ये एक एग्रीमेंट है, वो किसी कॉलम में शुमार नहीं होते। सही। ये जो 1 से 12 तक के कॉलम हैं, इसमें सिर्फ डिटेल बताई जाती है कि नाम क्या है, रिहाइश, पता और शादी की डेट, डेट जो जिस डेट पे शादी अंजाम पाई है वो सारी उसके में शामिल है। टोटल 26 कॉलम है, 1 से 12 तक जो है बेसिक कवायद बता रहे हैं। कॉलम जो 12 के बाद है 13वां कॉलम 13 जिसको कहते हैं, उसकी क्या अहमियत है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जो कॉलम नंबर 13 है जी, उसमें लिखा जाता है कि महर की रकम क्या है। सही। ये आप डिसाइड करते हैं कि आया, बाज़ लोग लिख देते हैं शरह मोहम्मदी के हिसाब से, बाज़ लोग 2 लाख लिख देते हैं, बाज़ लोग 2 तोले जेवर, मालियत उसकी कितनी है ये लिखते हैं। तो ये जो है कॉलम नंबर 13, इसमें महर लिखा जाता है, ये इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आ गया 14 कॉलम।
कॉलम नंबर 14 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसमें ये चीज़ लिखी जाती है कि कितना महर जो है वो मुअज्जल है और कितना महर गैर मुअज्जल। मुअज्जल का मतलब है फौरी तौर पे अदाशुदा, प्रॉम्प्ट महर जो होता है ये प्रॉम्प्ट महर कहलाता है। और जो गैर मुअज्जल है वो डेफर्ड है। डेफर्ड का मतलब है इंदुल तल भी एक वर्ड आपने सुना होगा, निकाहनामे में लिखा जाता है, यानी कि वो ऑन डिमांड है। वो खातून जिस वक्त मर्जी अब निकाह के बाद अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है। उसके लिए हरगिज ये जरूरी नहीं है कि कोई नाचाकी हो या झगड़ा हुआ, वो किसी भी वक्त भी खुशगवार माहौल में भी वो तलब कर सकती है। लेकिन जो शादी के मौके पे होता है वो मुअज्जल होता है, फौरी तौर अदा कर दिया गया। इसके बाद आ जाता है 15 एक कॉलम होता है उसमें निकाहनामे जी। कॉलम 15 में बताया गया कि आया शादी के मौके पे कोई आपने महर अदा कर दी है तो कितना महर अदा किया है, 5,000 किया है, 2,000 किया है, 50,000 किया है, वो अपनी ज़्यादा 5,000 ही है। जी जी। और अगर सपोज बाज़ लिखा जाता है कि जेवरात तलाई जेवरात के बारे में लिख दिया जाता है कि 2 तोले जेवर जो है बतौर महर दे रहे, तो वो भी इसमें जिक्र कर दिया जाता है कि वो मौके पे शादी के मौके पे अदा कर दिया गया। इस कॉलम में ये चीज़ लिखी जाती है कि 2 तोले या 3 तोले जेवर जो है बतौर हक महर इसमें अदा कर दिए गए शादी के मौके पे। ये 15 जो कॉलम नंबर 15। इसके आगे 16 कॉलम आ गया, 16 नंबर कॉलम में उसकी क्या अहमियत है? कॉलम नंबर 16 जो है इसको मैं बड़ा ख़तरनाक कॉलम कहूँगी। अच्छा, बड़ा डेंजरस है। बहुत डेंजरस, क्योंकि इसमें जब लिखा जाता है तो जो कुछ लोगों का दिल चाहता है वो लिख देते हैं। शादी की खुशी में जायदाद पूरी लिख देंगे, 1 कनाल की कोठी लिख देंगे, 5 मरले का घर लिख देंगे। वो कहते हैं ना कौन सा देना होता है, ये तो वैसे हमारा बिल्कुल। अच्छा। लेकिन ये इतना ख़तरनाक कॉलम है कि आप इसको फैमिली कोर्ट में जिस वक्त लेके जाते हैं तो वरासत के ऊपर इसको बहुत फोकियत हासिल है। वरासत पीछे चली जाएगी। सबसे पहले हायर कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें प्रॉपर लिख दिया गया है कि पहले अगर ये प्रॉपर्टी लिख दी गई है, सपोज 5 मरले का घर लिख दिया गया है, तो पहले ये 5 मरले का घर दिया जाएगा। वरासत उससे पीछे हो जाएगी। वरासत पीछे हो, हालांकि वरासत जो है बहुत इससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूँगी कि सपोज कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिख दी गई है जो दुल्हे के नाम पे नहीं है, दुल्हे के फादर के नाम पे। अच्छा। तो भी ये हाई कोर्ट की जजमेंट है कि वो दुल्हे को देनी पड़ेगी बतौर हक महर। नहीं, अगर नाम ही उस दुल्हे के वालिद के नाम हो, अपनी खरीदी हुई हो, वालिद के नाम पे है तो भी गिफ्ट ना हो अपना, वो एक विरासत का मैटर, वो उनका और उनके वालिद के दरमियान का मसला है। लेकिन जो बीवी को लिख दिया गया है कि 5 मरले का घर, वो उसी का कंसीडर होगा। अगर उसके वालिद की भी है तो वालिद की भी है। शोर के वालिद। जी जी, इसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हायर कोर्ट की जजमेंट है। हाँ, इसका थोड़ा रेफरेंस के हिसाब से ये, क्योंकि ये बात हजम नहीं होती इतनी जल्दी। जी, ये हायर कोर्ट की जजमेंट है 2011 MLD 176, जिसमें बड़ा क्लियर हाई कोर्ट ने मेंशन कर दिया है कि अगर वालिद के नाम पे भी प्रॉपर्टी है तो भी हस्बैंड उसी तरह पाबंद है जैसे उसके नाम पे प्रॉपर्टी है। वो मैटर उनका वालिद और बेटे के दरमियान का मैटर अलग मैटर है, वो खुद ही आपस में निपटाएंगे जो भी होगा। लेकिन बीवी को इस कॉलम जो लिख दिया गया वो आप समझ लें कि पत्थर पे लिखी है। ये कॉलम इतना ख़तरनाक है, इसको आप यानी कि कहीं किसी जगह झुटला नहीं सकते। शादी हुई है यहाँ पे रावलपिंडी में, अब उस शोर का या उसके फादर का या वालिद का प्लाट है एबटाबाद में जी, तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि देना पड़ेगा उसको उधर से फिर प्लाट? जी बिल्कुल। अब इस निकाहनामे में कॉलम 16 में जब ये प्रॉपर्टी लिख दी गई है तो इसका मतलब है इसकी वही वैल्यू है जैसे एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की है। आप किसी मकान की रजिस्ट्री जब करवाते हैं, किसी के नाम करते हैं, इस कॉलम 16 में लिख देने का मकसद ही यही है कि ये बीवी के नाम रजिस्टर्ड हो गई है। ये इसी तरह इम्प्लीमेंट होगी। और ये भी एक हायर कोर्ट का फैसला हुआ है जिसमें लिखा गया है कि इसको रजिस्टर्ड भी कराने की ज़रूरत नहीं, उसको देना पड़ेगा, बेशक कहीं भी उसकी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल कहीं भी पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। इसके बाद फिर एक आता है 17 नंबर कॉलम 17 में अक्सर लिख दिया जाता है कि नाचाकी की सूरत में आप कोई अगर कोई ख़र्चा लिखवाना चाहते हैं तो अगर नाचाकी की सूरत में कोई ख़र्चा लिखा गया है, सपोज़ किसी ने लिखवा दिया कि 5,000 महाना या 10,000 महाना, तो ये कॉलम भी वैसे ही ख़तरनाक है जैसे कॉलम 16 है। ये ख़र्चा हस्बैंड को अदा करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ख़ातून की जो है वो खुला हो गई हो या हस्बैंड ने डाइवोर्स कर दिया हो। नाचाकी वैसे भी हो सकती है, झगड़ा होके खातून नाराज़ होके अपने मेके चली गई है, उस सूरत में भी जिस डेट से वो नाराज़ होके गई हैं तो वो नाचाकी की सूरत का ख़र्चा और
वो उनको अदा करना पड़ेगा हस्बैंड को। और अगर खातून वापस आ गई हैं राजी होके, तो बीच का जितना पीरियड उन्होंने मैके गुजारा होगा वो सारे पीरियड नाचाकी का खर्चा जो इसमें लिखा गया है, जितना भी उसने लिखा है वो मल्टीप्लाई, सपोज 6 महीने नाराज होकर अपने मैके में वो रही हैं, ठीक है, तो वो 6 महीने का खर्चा खातून जो है वो कोर्ट से क्लेम कर सकती हैं और कोर्ट जो है वो देने की पाबंद है। वो सारे जितनी टाइम वो सारा उसको जमा करके उसको 6 महीने का 6 महीने का उसको जितना भी अरसा उन्होंने मैके गुजारा है उसको वो खर्चा मिलेगा, वो खर्चा बिल्कुल। 18 कॉलम है, वो भी इसकी बड़ी अहमियत है, हमने सुना है कि शायद कानून में है, उसके बारे में 18 है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। आया शोहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है, अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत किया। इसमें एक तरीका ये होता है कि अक्सर जो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कि इस कॉलम को काट दिया जाता है, सीधी एक बड़ी सी लंबी लाइन देखिए बिल्कुल कि और उसमें कोई नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं, हालांकि ये कॉलम इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हस्बैंड अपना तलाक का हक औरत को देना चाहता है, अपनी बीवी को देना चाहता है, तो वो दे सकता है और इसके तहत बीवी उसी तरह से इंटाइटल्ड हो जाएगी तलाक देने के लिए जैसे हस्बैंड दे, जैसे मर्द। वही तरीकाकार है तलाक देने का, यानी कि 3 नोटिस जाएंगे, यूनियन काउंसिल को नोटिस जाएगा, लेकिन ये काम सिमिलर कैपेसिटी में जैसे हस्बैंड वाइफ को करता है। अगर इसमें ये लिखा गया है कि बीवी को तफवीज़ कर दिया गया है तो ये काम बीवी भी कर सकती है, बीवी तलाक जैसे शोर को हक है तलाक देने का, उसी तरह औरत जो है वो कर सकती है खुला जी, बिल्कुल। ये कॉलम भी खतरनाक है कि उसने अपना राइट जो है वो उसको दे दिया, डिवॉल्व हो गया, राइट उधर चला गया। अब वो उसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकती है, उसी तरह उसको अप्लाई कर सकती है जैसे एक हस्बैंड के पास राइट है कि वो अपनी बीवी को डाइवोर्स कर सकता है, अब बीवी के पास राइट आ गया है सिमिलर कैपेसिटी में कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स कर सकती है। तो ये कॉलम काटा क्यों जाता है कि ताकि औरत को वो हकूक़ को महदूद कर दिया जाए या क्या? बिल्कुल मेरे तो ख्याल में यही है कि औरत को, क्योंकि इससे ख़तरा होता है कि ये कॉलम कहीं किसी भी वक्त कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाए जा सकते हैं और इनकी बुनियाद पे यही शोर के खिलाफ चला जाएगा, जी शोर के खिलाफ चला जाएगा, इसलिए इसको कट कर दिया जाता है। इसके बाद एक 19 कॉलम है निकाहनामे में होता है, ये भी बड़ा अहमियत काबिल है, उसके बारे में बताइए। जी, कॉलम 19 में जो लिखा गया है कि आया शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। अक्सर जो है ख़वातीन जहाँ पे उनको अपने राइट्स का ज़्यादा इदराक होता है वो इसको सेव कर लेती हैं कि अगर शोहर ने तलाक दी तो मुझे 10 तोले या 20 तोले सोना अदा किया जाए, या मुझे 1 कनाल की कोठी दी जाएगी, या मुझे 20 लाख अदा किए जाएंगे। सही, अपनी तरफ से वो अपने आप को सेव करती हैं, लेकिन इस कॉलम की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है कि अभी एक 2008 में आई थी SCMR 186 और एक रीसेंट आई है 2021 LHC 499 जिसमें लिखा गया है कि प्रॉपर्टी, किसी किस्म की रकम, किसी किस्म के जेवरात अगर शोहर के इस हक पे पाबंदी लगाते हैं कि वो अगर तलाक देगा तो वो ये अदा करेगा, ये गैर कानूनी है। अच्छा, नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये कॉलम इनफेक्टिव हो चुका है। अगर वो इस किस्म की पाबंदी लगाते हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते साथ उसकी अहमियत ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है, मतलब कानून राह ही नहीं है उसका। जैसे खातून का एक राइट है कि वो खुला क्लेम कर सकती है, उसके ऊपर कोई शराइत नहीं हो सकती, ठीक है, किसी भी वजह से ले, बिल्कुल किसी भी वजह उसकी खास वजह नहीं हो सकती कोई, नहीं, उनकी बेसिस बताई गई हैं, वो भी हम अपने किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी बेस पे खातून जो है वो खुला क्लेम कर सकती है। इसी तरह मर्द के तलाक के राइट पे कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और किसी चीज़ के एवज अगर लगाई जाए कि प्रॉपर्टी दी जाएगी या जेवर दिए जाएंगे और फिर ये ताकि उसको पाबंद किया जाए कि वो तलाक ना दे सके, तो ये गैर कानूनी है। इसको जो है उन्होंने वाइड करार दे दिया गया इस चीज़ को। कॉलम नंबर 20 में लिखा जाता है कि आया शादी के मौके पे कोई मेहर, नान नफका यानी मेंटेनेंस खर्चा जिसको कहते हैं, कहा जाता है आम फहम कि इसके बारे में कोई चीज़ लिखी गई है। बाज़ लोग अपनी सेफ साइट अपने हक के लिए यहाँ पे लिखवा लेते हैं कि माहाना 5000, माहाना 2000 बंधा हुआ जो होता है, बंधा हुआ, ठीक है, तो ये खातून का राइट है। अगर ये चीज़ लिखी गई है वो देगा, वो देने का पाबंद है, अच्छे हालात में भी, और अगर बुरे हालात में मामला कोर्ट में चला गया, फैमिली कोर्ट में, तो भी वो पाबंद है माहाना देने के लिए कि ये इसका जेब खर्च लिखा गया है, ये इस हिसाब से देगा। 5000 है तो माहाना 5000 हिसाब से देगा। अगर वो ले ही ना तो फिर चल सकते ना आपस में,
नहीं, उनकी ना लेने वाली अंडरस्टैंडिंग तो बात आज तक ना तो कोई भी नहीं करता, पैसे ये तो लेने बात के है, पैसे लिए। बहुत ज़रूरी है, महंगाई भी बहुत जी, है। नहीं मेरा नहीं ख्याल, कोई भी नो नहीं करेगा, वो ठीक लेते है। हैं बल्कि ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा अच्छा। डिमांड करते हैं। 22 आ गया। जी, अब इसमें आ गया है 21 आ गया है कि जिसमें लिखा जाता है कि दुल्हा ने आया पहले से शादीशुदा है। ठीक है। क्योंकि ये भी एक कानून बन चुका है कि दुल्हे ने अगर सेकंड मैरिज कर रहा है तो पहले वो यूनियन इजाज़त। कौंसल से परमिशन लेगा, वाइफ से परमिशन लेगा, यूनियन कौंसल से परमिशन लेगा, रीजंस बताएगा कि क्या रीज़न है जिनकी वजह से वो दूसरी शादी करना चाह रहा है। ठीक है। अगर वाइफ ने इजाज़त दी है तो इस निकाह नामे के साथ वो इजाज़तनामा लफ होगा, ठीक और है। अगर यूनियन कौंसल ने इजाज़त दी है तो इस निकाह नामे के साथ दूसरी शादी करते वक्त वो इजाज़तनामा लफ होगा। और अगर ये लिखा गया है कि 22 में उससे आगे इसी से रेलिवेंट है, 22 में आया दुल्हा रंडवा है या तलाक दहिंदा, तो ये भी लिखना बड़ा ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब कोई अक्सर मर्द जो हैं दूसरी शादी करने लगते हैं तो वो पिछली शादी को छुपा देते हैं, ये कानूनन जुर्म है। ऐसे होता है। रिकॉर्ड आपका मौजूद है, आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं लेकिन आप दूसरी शादी करते वक्त अपने आप को कवारा शो कर रहे हैं, तो ये कानूनन जुर्म है। अगर कहीं किसी जगह ये बात पता चलती है तो फिर कानून के शिकंजे में आप आ सकते हैं। इसलिए ये कॉलम बताया गया है कि अगर आपने पहले से आप रनवे हो चुके हैं या आप जो हैं शादीशुदा हैं तो आपने तलाक भी हो चुकी है तो भी उसकी डिटेल ज़रूर बताई जाएगी, क्योंकि अगर आपने तलाक दी हुई है तो वो तलाकनामा भी तो आप यहाँ पे साथ लगाएंगे ना, जो आप पहली वाइफ को दे चुके। उस पर एफिडेविट भी लगता है मेरे ख्याल में, बाकायदा तहरीरी इजाज़त लेनी पड़ती है। जी, बीवी से तहरीरी इजाज़त लेनी पड़ती है, ये आप एफिडेविट देते हैं। एफिडेविट अगर आपने अपनी फर्स्ट वाइफ से परमिशन लेनी है तो प्रॉपर वो रजिस्टर्ड होगा और स्टाम्प पेपर के ऊपर रजिस्टर्ड होगा और ओथ कमिश्नर से अटेस्ट होगा। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद वही इजाज़तनामा आप यूनियन कौंसिल में पेश करेंगे, यूनियन कौंसिल आपको उस इजाज़त की बेस पे दोबारा इजाज़त देगी, यानी कि वो उसको वेरीफाई करेगी कि यहाँ से परमिशन मिल चुकी है। और वो यूनियन कौंसिल खाली उस डॉक्यूमेंट पे रिलाई नहीं करेगी, वो वाइफ को भी बुलाएगी और रीज़न भी पूछेगी कि आप सेकंड मैरिज क्यों करना चाहते हैं। बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि बाज़ लोग औलाद के लिए करना चाहते हैं, बाज़ लोग औलाद नरीना के लिए करना चाहते हैं, तो कुछ इस किस्म की चीज़ है। अगर वो है तो वो परमिशन उसको प्रॉपर वेरीफाई करके एंड देन फिर वो शादी कर सकते हैं। 23 जी, इसमें देखें वही चीज़ आ गई है कि नंबर और तारीख मरासला जिसके ज़रिए सालसी कौंसिल ने दुल्हा को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी। यही बात जो मैंने अभी आपको पहले बताई है कि वाइफ ने परमिशन दे दी है और उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए यूनियन कौंसिल में जाएगा तो वो सालसी कौंसिल यूनियन कौंसिल ही वही यूनियन कौंसिल वही मुतलका यूनियन। अच्छा, ये भी अच्छा हो गया, एक अच्छी बात है यूनियन कौंसिल है वही सालसी कौंसिल। बिल्कुल, और ये वो यूनियन कौंसिल होगी जहाँ पे पहली वाली शादी रजिस्टर्ड हुई थी, जहाँ पे वो निकाहनामा हुआ था, ये वो यूनियन कौंसिल उसके पास इख्तियारात हैं, उसी के पास है जहाँ पहले उसका पहला निकाह हुआ। जिस बीवी परमिशन दे रही है पहली बीवी, वो निकाह जहाँ रजिस्टर्ड हुआ था उसी यूनियन कौंसिल किसी और यूनियन कौंसिल के पास इख्तियार। अच्छा मैडम, यहाँ पे अभी जिक्र हुआ कि यूनियन कौंसिल का, कुछ इलाके जो हैं हमारे वो यूनियन कौंसिल से बाहर हैं, कैंट के इलाके कहलाते हैं, उनमें वो वार्ड्स होती हैं तो वो उनमें सबमिट करेगा वार्ड। जी बिल्कुल, जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके होते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड में कंटोनमेंट के अंदरूनी रिहायशी जितने भी होंगे और वहाँ पे जितने भी निकाहनामे होंगे वो कंटोनमेंट बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे और वहीं से वो जो उनके वार्ड बने हुए हैं वहीं का निकाह होंगे और वो वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंटोनमेंट बोर्ड में ही होगी। जी बिल्कुल, जैसे यूनियन कौंसिल कह रही है कि सालसी कौंसिल भी होगी, इसी तरह ये भी, इसी तरह कैंट में भी जहाँ पे निकाह हुआ है उसी तरह वही भी सालसी। जी बिल्कुल, ये सारे इख्तियारात जो है कंटोनमेंट बोर्ड के पास चले जाते हैं, जो कंटोनमेंट के इलाकों में जो भी निकाह होते हैं, और वहाँ से जो रजिस्टर्ड एक कॉपी, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक रजिस्टर्ड कॉपी किधर जाती है, तो कंटोनमेंट के इलाकों की एक रजिस्टर्ड कॉपी आपको कंटोनमेंट बोर्ड से मिलेगी। अगर किसी के पास कोई खो गई है या कोई इस तरह की चीज़ है और उसने वहाँ से लेनी है वेरीफाइड कॉपी, तो वो कंटोनमेंट बोर्ड से ही उनको मिलेगी। फिर इसमें आगे निकाह ख्वाह का कॉलम 24 है। ये बेसिक चीज़ें हैं कि निकाह ख्वाह का नाम, वल्दियत, उनकी स्टैंप लगती है, और फिर इसमें यह है कि शादी को रजिस्टर्ड कौन सी तारीख को कराया है, सिमिलर में कराया या उसे नेक्स्ट डेट में कराया है, ठीक है, और ये फ़ीस से मुतल्लिक़ है। बाकी आगे इसमें सिग्नेचर आ जाते हैं दुल्हा और दुल्हन के, उनके अगर वकील हैं, गवाह हैं तो उनके सिग्नेचर और ID कार्ड नंबर्स हैं। 26 ये 26 मैंने आपको वही बताया है कि शादी को दर्ज रजिस्टर कराने की तारीख।
इसमें अगर तो आपका अच्छे माहौल में शादी हो रही है, अच्छे माहौल से मुराद ये है कि पूरी गैदरिंग अरेंज होकर जैसे नॉर्मली शादी, नॉर्मली शादी होती है, तो वो तो उससे रात के टाइम होती है तो नेक्स्ट डे पे ही जाके रजिस्टर्ड होगी यकीनन ना, ये जो निकाह ख्वाह हैं वो अगले दिन ही जाके लेके जाएंगे। इसी तरह अगर कोर्ट मैरिज होती है उसमें भी मोस्टली ऐसे ही होता है कि वो नेक्स्ट डेट पे जाके रजिस्टर्ड होती है। तो जो शादी होने की तारीख और निकाह रजिस्टर्ड होने की तारीख वो डिफरेंट हो सकती है, 1 से 2 दिन का फ़र्क आ सकता है। अगर सपोज आपकी सैटरडे को शाम में निकाह हो रहा है, संडे वाले दिन तो पब्लिक हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है, बिल्कुल, तो फिर वो बात मंडे को ही जाएगी, तो ये डिफरेंट हो सकती है। ये वो कवानीन हैं जो हमारे आम और मासूम लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसमें अगर आप लोगों को किसी किस्म की भी रहनुमाई की ज़रूरत है तो यहाँ पे मेरा नंबर दिया जा रहा है। कानूनी रहनुमाई, कानूनी मुफ्त मशवरे के लिए आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त राजा एंटरटेनमेंट के थ्रू जो कानून के मुताबिक प्रोग्राम है, इससे आपकी कानूनी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आज जो आपको मालूमात मिली होगी, यकीनन मेरे अपना ख्याल है कि आपको इस तरह बहुत कम मालूमात मिली होगी। आज हमने बहुत ही जामिया तरीक़ा से इनसे पूछा है और बहुत अच्छे सवालात के जवाब दिए हैं। किसी और प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ आपका मेज़बान साहबज़ादा मुश्ताक अहमद फिर हाज़िर होगा। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दीजिए अपने मेज़बान साहबज़ादा मुश्ताक अहमद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।